सामने समास पढ़ाने जा रहा हूँ। समास चाहे वह कंपटीशन की दृष्टि से हो, चाहे इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की दृष्टि से हो, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हिंदी व्याकरण में। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। दो वर्णों के विभक्ति और वचनों के लोप करने की क्रिया को समास कहते हैं। समास दो पदों से मिलकर बना होता है, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। दोनों के मेल को हम सामासिक पद कहते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। नंबर 1, अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। और नंबर 3, कर्मधारय समास। नंबर 4, द्वंद्व समास। नंबर 5, द्विगु समास। और नंबर 6, बहुब्रीहि समास। ध्यान दीजिए, पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह होता है जिसका पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय का मतलब होता है अधव्यय। अ माने नहीं और व्यय माने खर्च होना। अर्थात जो विभक्तियों और वचनों में परिवर्तित न हो, यथा स्थिति में लिख दिया जाए, उसी को अव्यय कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका समास विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथा भक्ति, भक्ति के अनुसार। आदि आदि इसके उदाहरण है। दूसरा है तत्पुरुष समास।
जिसका दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिसका दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। इसका एक नियम और है, प्रथमा विभक्ति को छोड़कर या शेष सभी विभक्तियों से इसका निर्माण किया जाता है। इसमें कारक चिन्हों का विशेष ध्यान दिया जाता है और कारक चिन्हों के लोप से ही इस समास का निर्माण होता है। जैसे प्रथमा को छोड़ दिया जाए, कह दिया जाए चिड़ी मार, इसका उदाहरण है चिड़ी मार। इसका समास विग्रह हो जाएगा चिड़ी को मारना या चिड़िया को मारना। जलमग्न, जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। कर्णबधिर, कान से बहरा। इसमें केवल कारक चिन्ह के आधार पर ही तत्पुरुष समास को जो है समझा जा सकता है। इसके बाद अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसके दोनों पद में विशेष और विशेषण का संबंध होता है, जिसमें विशेषण की प्रधानता होती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहला पद ही हो, माने पूर्व पद ही हो विशेषता उसकी बताता हो। कभी कभी उत्तर पद भी उसकी विशेषता बताता है, क्योंकि विशेष से कभी पहले होता है, विशेषण बाद में होता है, और कभी विशेषण पहले होता है और विशेष बाद में होता है। इसलिए जो है जो विशेषण होता है वही कर्मधारय समास की विशेषता बतलाता है और वही प्रधान होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। या मुखचंद्र, मुख जैसा चंद्र, मुख जैसा चंद्रमा। ठीक है। जैसे श्वेत पत्र, श्वेत माने सफेद, पत्र माने पत्ता। इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सफेद पत्ता, लेकिन और अगर समास विग्रह करेंगे तो सफेद है जो पत्ता, सफेद है जो पत्ता। कहने का मतलब है इसमें विशेष की जो विशेषता बतलाया जाता है वही जो है कर्मधारय समास होता है। नील कमल, नील वसन, श्वेत वसन, पीतांबर आदि आदि जो है कर्मधारय के उदाहरण होते हैं।
कुछ परिस्थितियों में कर्मधारय के उदाहरण बहुब्रीहि समास भी होते हैं। कुछ परिस्थितियों में कर्मधारय के उदाहरण बहुब्रीहि समास होते हैं, जैसे पीतांबर है, पीला है जो वस्त्र, पीला है जो वस्त्र एक कर्मधारय हो गया। लेकिन अगर कह दिया जाए पीला वस्त्र है जिसका वह, माने दोनों पदों की प्रधानता ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता कर दिया जाए तो वहां पर बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ऐसा ना हो कि पीतांबर को देख करके आप यह अनुभव कर लें, यह याद कर लें कि केवल यह जो है कर्मधारय समास ही है, क्योंकि कर्मधारय का कुछ शब्द जो है, कुछ उदाहरण बहुब्रीहि समास भी होता है। इसके बाद अगला समास है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। इसका विग्रह करते समय और का प्रयोग किया जाता है। इसका विग्रह करते समय और का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, माता और पिता। हरिहर, हरि और हर। दिन रात, दिन और रात। हस्तपाद, हाथ और पैर। बच्चों, सबसे आसान समास में सबसे आसान जो है द्वंद्व समास होता है। केवल इतना आप ध्यान दीजिए, अगर संस्कृत में इसका विग्रह है और सामासिक पद बनाना है तो हमेशा द्विवचन में होगा, जैसे पितरो, मातरो, राम लक्ष्मणो, हरिहरो आदि आदि। ठीक है, इसके बाद जो है अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास वह समास होता है जिसका पहला पद प्रधान हो और वह संख्यावाचक हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। किंतु संख्यावाचक वह किसी अंगी के लिए प्रयोग ना किया गया। अगर अंगी के लिए संख्यावाचक प्रयोग किया गया होगा तो वह जो है द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि वह बहुब्रीहि समास होगा।
एक से लेकर के 100, लाख, हजार, करोड़ जो भी आप करेंगे, सब संख्यावाचक अगर है तो सब में जो है द्विगु समास होता है। इसमें समूह का वर्णन किया जाता है, जैसे चवन्नी, चार आनों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। पंचामृत, पंचामृत, पांच अमृतों का समूह। षड्भुज, छह भुजाओं का समूह। किंतु किसी अंगी के अंग में कोई विकार पैदा किया जाए और उस परिस्थिति में संख्यावाचक हो तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है, वहां द्विगु समास नहीं होता है। जैसे दशानन, खडानन, पंचानन, चतुरानन आदि। समझ रहे हैं ना? दशानन जब आप विग्रह करेंगे, 10 आनन है, 10 आनन है जिसका वह अर्थात रावण, माने तीसरे पद के लिए संकेत कर रहा है, इसलिए यहां पर जो है बहुब्रीहि समास हो जाए। जितने भी संख्यावाचक होते हैं सब संख्यावाचक द्विगु समास नहीं होता है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंग में कोई विकार उत्पन्न, जैसे सहस्त्रबाहु है, अगर सहस्त्रबाहु आ गया तो आप यह मत समझिएगा कि वह द्विगु समास है, वह बहुब्रीहि समास है। हमने पहले आपको बता दिया कि जिस भी किसी अंगी के अंग में, किसी भी व्यक्ति के अंग में कोई विकार उत्पन्न हो रहा है, वहां संख्या दिया हुआ है, तो वहां पर जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा, द्विगु समास नहीं होगा। बच्चों लास्ट समास है आपके सामने, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है जहां पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान हो, यानी पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर, मुख्य ना होकर कोई तीसरा पद मुख्य हो, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे मीनाक्षी, मछली, जैसी, आंख है जिसकी वह, माने युवती, स्त्री।
लंबोदर, लंबोदर, लंबा है पेट जिसका वह, अर्थात गणेश। रमेश, लक्ष्मी, के ईश्वर है जो वह, अर्थात विष्णु। विद्यार्थी या पंकज, पंक माने कीचड़ होता है, पंक माने कीचड़, अज माने निकलना, कीचड़ से उत्पन्न होता है जो वह, अर्थात कमल। अगला है यशोदा, यशोदा, यश धन उदा, यश माने नाम कीर्ति, उदा माने उत्पन्न करने वाली। यश को उत्पन्न करती है जो वह, नंद की पत्नी। इस तरह से मेरे बच्चों यह बहुव्रीहि समास समाप्त हुआ। धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है।